नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत रोज हम 10 प्रश्न लेते हैं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित करना है आप लोगों को। एक तरफ जो है मंदिर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। यहाँ जितने भी मंदिर हैं ये सब गुप्त काल से संबंधित है। कब के हैं? गुप्त काल के। ध्यान रखेंगे, गुप्तों ने काफी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो पहला दिया हुआ है विष्णु मंदिर। तो ये जो विष्णु मंदिर है ये कहां पर है? तिगवा। तिगवा जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश के तिगवा में है। उसके बाद दशावतार मंदिर, ये काफ़ी फेमस है, ये देवगढ़ में है। देवगढ़ जो कि ललितपुर में है ना, देवगढ़, तो यहाँ पर है दशावतार मंदिर। उसके बाद शिव मंदिर, ये जो शिव मंदिर है ना ये भूमरा में है। कहाँ पर है? भूमरा में है शिव मंदिर, जो कि राजस्थान के नागौर में स्थित है, भूमरा। उसके बाद अगला दिया है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर तो ये भीतर गांव, मतलब कि कानपुर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर में एक स्थान है भीतर गांव, तो वही भीतर गांव में ये लक्ष्मण मंदिर स्थित है। अच्छा, गुप्तकालीन एक और लक्ष्मण मंदिर है जो कि सिरपुर में है। सिरपुर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है सिरपुर। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनका अवस्थिति पूछा जाता है और स्थान भी ना दो दो तीन तीन प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि विष्णु मंदिर अगर हम लोग देखें जो कि तिगवा में है, हो सकता है तिगवा के स्थान पर आपसे जबलपुर पूछ सकता है, मध्य प्रदेश पूछ सकता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ अथवा ललितपुर दे देगा। शिव मंदिर भूमरा, भूमरा जो कि नागौर राजस्थान में है। लक्ष्मण मंदिर जो कि कानपुर के भीतर गांव में है। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। 4 3 1 2 ये होगा ना, कूट 4 3 1 2 ये द आप लोगों का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण के किस राज्य के राजा को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से अपनी सेनाएं दक्षिण की तरफ भेजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किसी राजा को राय रायन की उपाधि दी थी। तो आपको बताना है कि वह राजा किस राज्य का था। राजा का नाम नहीं बताना है, राज्य का नाम बताना है कि वह राजा किस राज्य का था जिसको कि राय रायन की उपाधि दी गई थी। तो ये कौन था? देवगिरी का राजा। देखो, देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव को जो है ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने राय रायन की उपाधि दी थी। देखिए, जो देवगिरी था ना, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के शासनकाल में, मतलब कि जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं बना था तो उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। कब? तो 1294 में आक्रमण किया था उसने, और यहाँ से जो है काफ़ी सारा धन संपत्ति लूट करके ले गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की, मतलब कि जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया 1296 में, तो उसने तुरंत देवगिरी पर आक्रमण करवाया। और उस समय के जो राजा थे रामचंद्र देव, ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये सुल्तान बना ना 1296 में, तो वैसे ही देवगिरी पर आक्रमण किया जाता है। और जो रामचंद्र देव है वो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को कर देना स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो रामचंद्र देव का जो बेटा था शंकर देव, उसके हस्तक्षेप के कारण कर नहीं भेजा जाता है। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उत्तर भारत और राजपुताना के राज्यों को जीतने में व्यस्त हो जाता है। और जब वह राजपुताना के राज्यों पर पूर्णतः सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद 1307 में अपने नाइब एक पद होता था, इसका नाइब कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर जिसको कि 1000 दिनार में खरीदा गया था, वो हिजड़ा था तो उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता था। उसके योग्यता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपने साम्राज्य का नाइब नियुक्त किया था और मलिक काफूर को ही दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा गया था। तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से 1307 ईस्वी में यहाँ रामचंद्र देव के ऊपर देवगिरी
पर आक्रमण कर देता है और जो रामचंद्र देव है अब की बार आत्मसमर्पण कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी को कर वगैरह देना भी स्वीकार करता है। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी जो रामचंद्र देव है ये मलिक काफूर के साथ दिल्ली जाता है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने और अलाउद्दीन खिलजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है कि मैं जो हूँ अब आपके साथ हमेशा विश्वास पात्र बना रहूँगा। और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो फिर रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि देता है। तो ये 1307-8 में राय रायन की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को काफ़ी सारा पैसा भी दिया था। मतलब इसने ना 1,00,000 स्वर्ण टका 1,00,000 स्वर्ण टका, उस समय टका चलता था, 1,00,000 स्वर्ण टका अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को भेंट स्वरूप दिया। और जो रामचंद्र देव था वो अलाउद्दीन खिलजी का मित्र बन गया। लेकिन जब रामचंद्र देव का बेटा शंकर देव, क्योंकि वो इस समय ना राज्य में नहीं होता है शंकर देव, और जब वो वापस आता है तो वो अपने पिता से काफ़ी क्रोधित होता है कि उसने क्यों शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया, शत्रुओं को कर देना स्वीकार किया। लेकिन रामचंद्र देव उसने वादा किया था और उसने देख लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी से शत्रुता मोल लेना कितना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जैसे ही रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है और शंकर देव वो राजा बन जाता है देवगिरी का, तो शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देना बंद कर दिया। और 1213 ईस्वी में एक बार पुनः दक्षिण की ओर आक्रमण किया जाता है जिसमें शंकर देव की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में, और देवगिरी के बहुत सारे हिस्से को सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो ये पूरी कथा आप लोग ध्यान रखेंगे। रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी गई थी और किस तरह से देवगिरी को जीता गया था ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे चल करके ना जब मोहम्मद बिन तुगलक वो जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से इसी देवगिरी में स्थानांतरित की थी और देवगिरी का नाम उसने रख दिया था दौलताबाद। ध्यान रखना इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन किन शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत अर्थात दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल शासक हो गए, तो इनमें से किन शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का शासक, अभी पीछे मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की और उसको अपनी मतलब देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये दिल्ली सल्तनत के तमाम सुल्तानों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसको पढ़ने लिखने में काफ़ी मन लगता था, लेकिन इसने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी फारसी भाषा में फुतुहात ए फिरोज शाही। मैं लिख देता हूँ, फुतुहात ए फिरोज शाही। ये जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद देखिए, इसने लिखा, उसके बाद बाबर ने लिखा तुजुक ए बाबरी की रचना की बाबर ने। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी। बाबर की जो आत्मकथा थी ना तुजुक ए बाबरी, वो तुर्की भाषा में थी। आगे चल करके उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अब्दुर्रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा के नाम से। तो इन तीन शासकों ने, फिरोज शाह तुगलक, बाबर और जहांगीर, इन तीनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2, 3, 4 आपका आंसर होगा ये ब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है राजपूत राजवंश है और दूसरे तरफ उनकी राजधानियां आप लोगों को बताना है। तो पहला दिया हुआ है चंदेल वंशीय। तो देखो, जो चंदेल वंशीय शासक हैं ये कहाँ शासन करते थे? महोबा में। चंदेल वंशीय शासकों ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। उसके बाद देखिए चौहान वंश। चौहान वंश जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ना, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को एक बार परास्त किया था और दूसरी बार वो मोहम्मद गोरी से हार गए थे। तो जो चौहान वंश के शासक थे इनकी राजधानी अजमेर हुआ करती थी। उसके बाद देखिए परमार वंश। परमार वंश के शासकों की राजधानी थी धार मध्य प्रदेश में। उस वक्त कलचुरी वंश के शासकों की राजधानी थी त्रिपुरी। देखो, जो कलचुरी थे वो मध्य भारत में शासन करते थे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी। तो इनकी जो राजधानी थी त्रिपुरी थी। तो इस तरह से राज्य राजधानियां, उनके संस्थापक ऐसे
क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप कूट आप मिला लीजिएगा, क्या होगा कूट 3 2 4 1 आपका आंसर होगा, 3 2 4 1 ये स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला दिया है विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रमुख नायक की उपाधि धारण करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो सेना के जो प्रमुख अधिकारी होते थे, बड़े बड़े अधिकारी, वो नायक कहलाते थे। दूसरा बोल रहा है वे अपने क्षेत्रों के अर्ध स्वतंत्र शासक थे। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो नायक होते थे सैन्य अधिकारी, अपने क्षेत्र के स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र, पूरी तरह से नहीं, अर्ध स्वतंत्र शासक होते थे। इन पर विजयनगर साम्राज्य के शासक का नियंत्रण होता था और आंतरिक मामलों में इनको स्वायत्तता प्राप्त होती थी, मतलब कि वो जो है आंतरिक मामले अपने हिसाब से देख सकते थे। तो ये लोग जो है अर्ध स्वतंत्र शासक के समान होते थे। जैसे आज के समय में भी होता है ना, हमारे भारत में जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके पास कुछ अधिकार हैं जिन पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करते, तो उसी टाइप से ये लोग अर्ध स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। अगला दिया है विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा तो ये लोग जो है खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र शासक घोषित करने लगे। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, 1 2 3 आपका उत्तर होगा अ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधवकालीन मोहरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मोहरों के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला कथन दिया है कि जो मोहरे सैलखड़ी, कांचल मिट्टी, गोमेद, चर्ट व मिट्टी से बने होते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इनकी जो मोहरे, मोहरे मतलब क्या होता है, जो सील होता है ना, सील ठप्पा जो लगाते हैं, कुछ कैसा होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बना के देता हूँ। आप लोगों ने बैंक में भी देखा होगा, ऑफिसों में भी देखा होगा, ऐसा होता है ना जिससे वो ठप्पा लगाते हैं, तो वही चीज़ होता था मुहर। तो ये नॉर्मली सैलखड़ी, अधिकतर ना सैलखड़ी से बनी हुई होती थी। इसके अलावा काचल मिट्टी, गोमेद, चर्ट मिट्टी, इन सब चीज़ों से मोहरें बनी हुई होती थी। उसके बाद अगला दिया है, इनका आकार बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार एवं वृत्ताकार होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इनका जो आकार है वो इन्हीं 4 प्रकार का होता था। बेलन के आकार का भी होता था, इसके अलावा आयताकार होता था, वृत्ताकार होता था, वर्गाकार भी होता था, अलग अलग आकार के होता था। ये 4 आकार आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इन चारों आकार के जो मोहरे हैं वो प्राप्त हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला दिया है, तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं। अगला दिया है, लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। देसलपुर और लोथल, यहाँ से ना तांबे के बने मोहरें भी प्राप्त हुई है, मतलब जो तांबा से जो मोहर बने हुए हैं वो भी मिला है, लेकिन काफ़ी कम जगहों से मिला है, बहुत सारे स्थानों से नहीं मिला है। ध्यान रखेंगे, तांबा और जो कांसा का जो मोहरे हैं वो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो मोहरे हैं ये भी सही है। तो ये जो मोहरे हैं ना, इसमें चित्र भी उत्कीर्ण होता था, चित्र भी बने हुए होते थे। अधिकतर मोहरों में एक श्रृंगी सांड का चित्र होता था, एक श्रृंगी सांड अधिकतर मोहरों में। लेकिन इसके अलावा, एक श्रृंगी सांड के अलावा भैंस के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, बाघ के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, गेंडा के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, हिरण के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, बकरी के भी प्राप्त हुए हैं और हाथी के भी प्राप्त हुए हैं। तो ये जानवरों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन सर्वाधिक एक श्रृंगी सांड का चित्र प्राप्त हुआ है अधिकतर मोहरों में। तो 1 2 3 यहाँ पर सभी सही है, तो अ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवंती महाजनपद का मगध साम्राज्य में किस शासक द्वारा विलय किया गया। तो देखो, ये ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मतलब जितने भी महाजनपद है ना उसके हिसाब से पूछा जाता है कि किस महाजनपद का मगध साम्राज्य में किस शासक द्वारा विलय करवाया गया। तो देखिए, जो अवंती महाजनपद है ना, अवंती जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ करता था, जिसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती, तो इसको शिशुनाग द्वारा मगध साम्राज्य में मिलाया गया। वहीं अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने
अंग महाजनपद को जीत करके मगध में शामिल किया था। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, ये पश्चिमोत्तर भारत में था, बंगाल बिहार में उस तरफ था अंग महाजनपद। अजातशत्रु की बात करें तो इसने काशी, कोसल, वज्जी इनको जीत करके मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है, विद्रोह दिया हुआ है और उसके नेतृत्व करता। तो देखो संथाल विद्रोह काफी बार पूछा गया है। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू ये जो है संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। सिद्धू और कान्हू, ये जो संथाल विद्रोह है ये लगभग 1855-56 तक चला था। अंग्रेजों ने बड़े ही बर्बरता पूर्वक इनका दमन किया था। हालांकि पृथक संथाल परगने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। भील विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नेतृत्व करता था भील विद्रोह का, ये त्र्यंबक जी डेंगले ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। भील विद्रोह कहां पर हुआ था? तो खान देश क्षेत्र में हुआ था। 1818 से 1831 तक चला था। उसके बाद कोया विद्रोह, इसका जो नेतृत्व करता था तम्मा डोरा। मुंडा विद्रोह बड़ा फेमस है, बिरसा मुंडा ने इसका विद्रोह नेतृत्व किया था, जो कि 1898 के आसपास हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड क्षेत्र में बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो देखिएगा 2 1 4 3 इसका आंसर होगा। 2 1 4 3 ये ब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 कथन दिए हुए हैं, मतलब कि गवर्नर जनरल दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य। तो देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो के समक्ष दिया है प्रायोगिक जनगणना। तो देखिए मैंने बताया है, मतलब कि लॉर्ड मेयो से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया है। तो लॉर्ड मेयो के समय पहली बार 1872 में जनगणना होती है, और ये जो जनगणना थी क्या थी? प्रायोगिक जनगणना, मतलब कि भारत में किस प्रकार से जनगणना हो सकती है उसका एक प्रयोग मात्र था। तो प्रायोगिक जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और उसके बाद जो दशकीय जनगणना है, जैसे आज होता है ना हर 10 साल में एक बार जनगणना होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये चीज जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है किसके समय होती है? तो रिपन के समय होती है दशकीय जनगणना। ध्यान रखेंगे, दशकीय जनगणना रिपन के समय 1881 में होता है, और लॉर्ड मेयो के समय 1872 में प्रायोगिक जनगणना। तो पहला सही है, कौन सत्य नहीं है ये बताना है ना। अगला दिया है लॉर्ड लिटन भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिटन, इसके समय में ना भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता था। जो भी व्यक्ति हथियार रखे हुए पाया जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा हथियारों का व्यापार भी कोई भारतीय नहीं कर सकता। देखिए उस समय ना जो क्रांतिकारी गतिविधियां उसके बढ़ने की संभावना लग रही थी, इसी कारण से ये अधिनियम लाया गया, भारतीय शस्त्र अधिनियम। किसके समय में? लिटन के समय में। ये 1878 में आया था भारतीय शस्त्र अधिनियम। उसके बाद अगला दिया है लॉर्ड रिपन प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। लॉर्ड रिपन प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के समय, और इसमें जो प्रावधान किया गया था 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना दंडनीय अपराध बनाया गया था इस अधिनियम के द्वारा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य के घंटे निश्चित किए गए। तो ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था, और लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम दशकीय जनगणना हुआ था। अगला दिया है, मतलब ये तीनों सही है तो यही गलत होगा आखिरी वाला। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर दिया है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार। तो देखिए ये जो 3 है ना, ये लोग वायसराय थे। मैंने शायद शुरू में गवर्नर जनरल बोला शायद, और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। तो बोल रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के समय ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार हुआ। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत सारे राज्यों का भारत में विलय हुआ था, जैसे कि पंजाब का हुआ, सिक्किम का भी हुआ, इसके बाद जो बर्मा है उसका पीगू का जो क्षेत्र है उसका भी विलय हुआ, नागपुर का विलय हुआ, अवध का विलय हुआ,
झांसी, सातारा, बहुत सारे राज्यों का विलय हुआ। लेकिन क्या बोल रहा है, अंतिम बड़ा विस्तार, तो ये अंतिम बड़ा विस्तार नहीं था। अंतिम बड़ा विस्तार हमको देखने को मिलता है सन 1885 में डफरिन के समय में। इसके समय में क्या हुआ था, संपूर्ण बर्मा को, क्योंकि देखो बर्मा का जो उत्तरी भाग था ना वही बच गया था, बाकी सब अंग्रेजों ने पहले ही ले लिया था। तो 1885 में डफरिन के समय में बर्मा के उत्तरी भाग को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के क्षेत्र, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो इस समय समाप्त हो गया था, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है और यही ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार था। तो ये वाला आपका जो है गलत हो जाएगा, डफरिन के समय में ये हुआ था 1885 में, तो यही आपका आंसर होगा द। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बोल रहा है। देखिए यहाँ जितने भी शासक दिए हैं ना सभी धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और सभी संप्रदायों का आदर करते थे, लेकिन बोल रहा है अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर। तो एक तो अशोक हो गया, दूसरा खारवेल हो गया। इनके अभिलेखों से पता चलता है कि ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य भी करता था, गौतमीपुत्र सातकर्णी भी करता था, लेकिन जो अशोक और खारवेल ये जो है कुछ ज़्यादा ही करते थे। और इस विषय में जानकारी हमको इनके द्वारा जारी किए गए अभिलेखों से भी पता चलता है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे ये चीज़ पता चलता है, और अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 2 और 3। तो देखते हैं 2 और 3 कहाँ पर है, ब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।